12 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। कम से कम कईयों बार यूपीएससी ने पूछा है। यार तुरंत भाग जाता है यार। हाँ सर, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्पा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। बहुत आसान सवाल है ना। मुझे लगता है कि बीपीएससी ने करीब 10-12 बार पूछा होगा, यूपी पीसीएस ने 15-17 बार पूछा होगा, और ओडिशा पीसीएस ने कम से कम 25-30 बार पूछा होगा। समझे बातों की नहीं? तो ये बेचारा सोच रहा वो थोड़ा सा 1-2 साल दे देते हैं, पर बहुत बार पूछा है, बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन है। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज, हाथी गुम्पा, हाथी गुम्पा जो है ना, पहला सवाल, ये कहां सिचुएटेड है? ओडिशा में कहां पे? देयर इज वन प्लेस कॉल्ड उदयगिरी, ओडिशा में है। ठीक, पॉइंट नंबर 1, ये किस किंग ने करवाया था? किस किंग ने इस इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब समझो, अभिलेख का मतलब समझते हैं आप? अभिलेख, मैं राजा हूं ना, मैं अपने बारे में कुछ बोलूंगा, मैं यहां जीता, मैं वहां जीता, मैं ऐसा किया, मेरे 4 हाथ थे, मेरे 5 दिमाग थे। अक्सर अभिलेख में तारीफ होता है कि मैंने कहां कौन सी लड़ाई लड़ी और कितनी लड़ाई में जीत गया। नहीं समझे बाबू? कितनी लड़ाई लड़ी और कितनी लड़ाई को मैं जीत गया, अक्सर अभिलेख में इसी बात का जिक्र मिलता है सर? समझे? आप समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति जानिए, देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है ना, हरिसेन ने लिखा है, सारी तारीफ भर भर के, अरे नेपोलियन ये वो फलाना दिमाग का। नेपोलियन नहीं लिखा, मतलब ऐसा है कभी समुद्रगुप्त हारा नहीं, कभी किसी ने हराया नहीं, फलाना नहीं किया ढेमा। अब किसी से नहीं हराया तो क्यों कोस्टल एरिया तक ही रह गए, अंदर भी घुस जाते। तो भाई तुम कोट पोएट हो, तारीफ ही करोगे उसका। तो सिमिलरली जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है ना, वो भी बेसिकली इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है हाथी गुम्पा। तो चूंकि वो अभिलेख है तो इसमें ज्यादातर आपको राजा के बारे में बताया जाएगा। कौन से राजा के बारे में? तो एक राजा हुआ करते थे चेदी डायनेस्टी के, चेदी कहते हैं, चेदी कहते हैं ना, चेदी डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे, उसका नाम था, उनका नाम है खारवेल। अब आप बोलेंगे सर ये चेदी डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है, कब पढ़ा नहीं सर हम लोगों ने? कब की डायनेस्टी है मैम चेदी डायनेस्टी? बताएंगे, आइसक्रीम देंगे। कब? अरे सर क्या बात कर दी है सर आप, पाला कहां चेदी कहां, बहुत क्रोनोलॉजिकली गड़बड़ा गया। पाला कहां चेदी कहां, बहुत ज्यादा अंतर है, बताइए। हाँ मौर्य है। देखिए अगर आपको याद हो, इसका मतलब आपने मेरी हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है सर, है सर? नहीं नहीं, कि जिन्होंने मेरे को वो बोला पाल, नहीं देखा सर? मतलब पाल आप पहुंच गए तो इसका मतलब है कि आप, याद है एक समय में डीप साउथ को छोड़ के पूरा मौर्यन एम्पायर के अंदर हुआ करता था। वंस द मौर्यंस डिक्लाइन, एक बार जब मौर्यों का पतन हुआ तो यहां पर सुंगा और कनवा इमर्ज करते हैं, जो आपका पटना उटना का क्षेत्र है ना, पाटलिपुत्रा वाला क्षेत्र, यहाँ पे कौन आ जाते हैं? सुंग। इसके बाद कन्व। यहां से कौन आते हैं? यूनानी, उत्तर पश्चिम बात, इसको इंडो ग्रीक्स कहते हैं। फिर शाका, पहलवास, पार्थियंस, है ना। उसके बाद इस जगह पे कौन आता है? सातवाहन। और इस जगह पे जाजनगर का बेल्ट है, इस बगल पे कौन आता है? चेदी। बात समझा कि नहीं? तो मौर्यों की डिक्लाइन के बाद जो फ्यूडेटरीज है वो अपने आप को क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट करते हैं। तो चेदी उन्हीं में से एक इंडिपेंडेंट किंगडम है जो उड़ीसा क्षेत्र में है। इसको ऑक्यूपाई किसने किया था? अशोका ने। जब
मौर्यन डिक्लाइन हो गया तो अपने आप को आजाद तो करेंगे ना यार ये लोग। तो चेदी लोग जो क्या किया, अपने आप को आजाद कर दिए। इन्हीं में से एक राजा हुआ करते थे खारवेल, बड़े पॉपुलर राजा थे मैम। इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए इनके अभिलेख में भी जैनियों के बारे में जिक्र मिलता है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, इन्हीं के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में खारवेल के आपको मौर्यों के बारे में भी जिक्र मिलता है। मगध के बारे में जो ये महापद्म नंद, ये नंद वगैरह के भी जिक्र मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बहुत मामले में फेमस है। एक और बात बताता हूं मैं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा, इसमें 17 लाइन है, 17 लाइन्स है। सोचिए, ये 17 लाइन्स ने पूरा एकदम इतिहास में बहुत सारी जानकारियां दिया है कि इनका कहां तक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था, क्या था, ये सारी बातें। ज्यादातर जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, इट इज रिलेटेड टू जैनिज्म, क्योंकि खारवेल खुद जो है जैनिज्म अडॉप्ट किए हुए थे। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा सर? खारवेल। क्या होगा सर? खारवेल, याद रखिएगा। चेदी बस मौर्यों के डिक्लाइन के बाद शुरू हो गया। जैसे मौर्य डिक्लाइन हुए, कलिंग में चेदियों ने अपने आप को अलग कर लिया, सतवाहना में अपने आप को अलग कर लिया जो महाराष्ट्र का बेल्ट है, और यहां से सुंगा वगैरह तो ब्राह्मणिज्म के मर्ज हो ही गया। वो बताए हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। महापद नंद के बारे में बताया उन्होंने कि ऐसे बड़े राजा हुआ करते थे। बिंबिसार तक का तो जिक्र मिलता है। हाँ हाँ हाँ, ये बोले कि ऐसे ऐसे हुआ करता था। हाँ, उन्होंने पूरे इतिहास के बारे में बोला, तो इसीलिए ये एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है मगध की हिस्ट्री के बारे में। इसीलिए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई पीसीएस सवाल घुमा घुमा के उसी को लपेटते रहते हैं। कलिंग का राजा उस समय में अशोका था। उस समय में अलग लोग थे, मतलब उस समय में ऐसा नहीं था कि चेदी डायनेस्टी थी। उस समय में नागा ट्राइब हुआ करता था, ट्राइबल किंगडम था। समझे बात होगी नहीं? तो वो लोग क्या करते थे, अपना एरिया में। वॉर क्यों हुआ था कलिंग वॉर, जिसको अशोका ने जीता था? कुछ आइडिया है? अशोक जो था वो नेवल पावर रखे हुए था, तो वो अपना जब नेवल शिप जो लेके आ रहा था ना, तो नागा ट्राइब्स ने क्या किया, उसे कैप्साइज कर लिया। ये जो इस समय में जब अशोक जब यहाँ राजा हुआ करते थे, ओह पहले बात तो सुनो यार, पूरा अशोक का कब्जा था। इस एरिया में नागा ट्राइब पहले हुआ करती। अभी चेदियों की बात नहीं, चेदी बाद में आए हैं, जब मौर्य डिक्लाइन हो गए तब आए हैं। ये मैं मौर्य के वंश के समय की बात कर रहा हूं, अशोका के समय की बात कर रहा हूं। तब कोई चेदी वेदी नहीं था, कोई सतवाहन नहीं था, कोई सुंगा नहीं था। ये पूरा का पूरा क्या था, अशोक का शासन चल रहा था यहाँ पर। बात समझे? अब क्या हुआ, यहाँ पे पहले रहते थे नागा ट्राइब। अब इनका शिप जाए तो नागा ट्राइब ने उसको कैप्साइज कर लिया। अशोक ने कहा अच्छा बेटा मजे दिखाता हूं तुमको मैं। तो उसी में होता है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, 1.5 लाख लोगों को मार दिया गया। थोड़ा बड़ा फिगर है, पर यही चीज कहानी है इसकी। अगला है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने सीधे लिख दिया। अब देखिए सवाल क्या है, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। वो कलिंग वाला एरिया था, वो उस समय नहीं था। जब कलिंग को जीत लिया गया तब वो भेरी घोष का धम घोष पर आया, तब जाकर उसका एरिया एक्सपैंड हुआ। पहले वो नॉर्थ इंडिया में था। हाँ हाँ, पहले नॉर्थ इंडिया तक था वो। उसके बाद कलिंग को जीता, कलिंग को जीता। इसके बाद और भी जब उसने फिर उसका हृदय परिवर्तन कहते हैं, उसके बाद वो पूरा साउथ इंडिया जीत गया। अच्छा अभी क्या है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला gave the details of irrigation facility provided in the Kalinga region by। अब देखो, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इससे तुमको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में, महत्व के बारे में ही पता चलेगा। बिंबिसार और बाकी चीजें छोड़ दो, बिंबिसार अपनी एक चीज के लिए बहुत फेमस था, इरिगेशन सिस्टम के लिए। बात समझा कि नहीं? बिंबिसार पूरे नॉर्थ इंडिया में अपने आप को कमांड किए हुए था। बिंबिसार की 2-3 खासियत और थे। बिंबिसार ने बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों के कंटेम्प्रेरी थे। बिंबिसार हरियंका के पहले राजा हुआ करते थे, ठीक है। अजात शत्रु के पिताजी थे। बिंबिसार की 3 शादियां हुई थी। कहाँ कहाँ शादी हुई थी बिंबिसार की?
क्या क्या क्यों शादी किया था बिंबिसार ने? मान लो ये चीज, ये एरिया हम इसको मिटा देते हैं। तो देखो इधर ये एरिया मगध है, ये एरिया मगध है, तो यहां पर बिंबिसार जो है शासन कर रहा है। अब बिंबिसार कहां कहां शादी करेगा, उसके लिए क्या क्या दिमाग में सिरदर्द है? सिरदर्द कहां का है उसके लिए? उसको कौन सी चीजें आक्रमण कर ले और अपने अंदर रख ले तो मजा आ जाए। एक तो उत्तर पथ जाने के लिए एक रास्ता, उसके बीच में एक कोसाल पड़ेगा, ठीक है। दूसरा उसके सामने कौन नजर आएगा? वज्जी। और इधर जो एरिया है ताकि ये एरिया सिक्योर रहे वो है मत्स्य, मद्र जिसको आप कह लो, मद्र जो पंजाब का रीजन है, ठीक। तो पंजाब को हराने के बाद या तो इसको अपने अंदर कैप्चर कर ले, लेकिन यहां से रहकर इसको तो शासन करना मुश्किल है। तो उसने क्या किया, इस एरिया को, मद्र वाले एरिया को हराया और कहा कि भाई आपकी बेटी से हम शादी कर लेते हैं। तो बिंबिसार ने शादी किया मद्र की प्रिंसेस से, इसका नाम था खीमा, खेमा, खीमा। इसके बाद कोसाला क्वीन कौन थी? कोसाला देवी, प्रसन्नजीत की बहन है ना। और दूसरी वज्जी में कौन था? लिच्छवी प्रिंसेस, क्या नाम था? चेलना, चेलना। तो 3 शादियां हुई थी और जो स्ट्रेटेजिक मैरिज था बिंबिसार का। बिंबिसार वाज आल्सो वेरी फेमस फॉर द इरिगेशन सिस्टम इन कलिंग रीजन। अब सोचो इसके बारे में हाथी गुम्फा में दिया हुआ है। तो तुम तो बता रहे थे कि महापद्मनंद, ये तो बहुत बाद की बात है। बिंबिसार पहले राजा हैं भाई साहब हरियंका के, 4 है ना। कौन कौन सी डायनेस्टी है सर आप बताइए? मगध की 4 डायनेस्टी है ना सर। मगध जो है, कौन कौन सी 4 डायनेस्टी है मैडम आप बताइए? बताइए। इतिहास सर जी बहुत आगे जा रहे हैं हमको लग रहा है। मगध की 4 डायनेस्टी के नाम बताइए मैम। पहली डायनेस्टी कौन सी है मगध की? ओह, हरियंक। दूसरा क्या है मैम? हरियंक वंश तो हो गया मैम, और दूसरा बताइए। हरियंक के बाद दूसरा शिशुनागा। तीसरा कौन सा है मैम? तीसरा नंदा। नंदा के समय में ही जो है अलेक्जेंडर आए थे ना। कौन से राजा थे उस समय अलेक्जेंडर जब आए थे? तो बक बक बक, धनानंद। महापद्मनंद नहीं, धनानंद। और धनानंद और एक बात के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, धनानंद को ही हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी जिसकी किताब में विवरण है, उस किताब को क्या बोलते हैं? क्या नाम है उस किताब का? धनानंद। नंद के समय के आखिरी राजा थे धनानंद। धनानंद थोड़े अकड़ू टाइप के थे। इन्होंने क्या किया था, बेइज्जती कर दी थी किसकी? कौटिल्य की। तो कौटिल्य ने कहा तुमको मैं रिप्लेस करवा दूंगा। तो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर क्या किया था, धनानंद को रिप्लेस किया था। ये घटना किस किताब में है? ओह ओह, बक बक, मूड खराब कर दिए तुम ना। ना मजा नहीं आया। कौन सी? कोई बोला मुद्ररक्षका जी, मुद्ररक्षका में ही इसके बारे में विवरण मिलता नहीं। बाद की बुक है लेकिन घटना इस समय की है। नहीं तो उस समय की घटना नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक कहानी लिखी थी पद्मावत, सुना होगा तुम लोगों ने। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बाद में है, समझ में आ गया। लेकिन घटना अलाउद्दीन खिलजी की है, वो मुगल के हैं और ये किसके समय के हैं? दिल्ली सुल्तानों के। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी किसी समय की घटना लिख सकता है ना। तुम भी चाहो तो इंडिपेंडेंस से पहले ही घटना लिख सकते हो। नहीं सर, अर्थशास्त्र में ये लिखेंगे कि मैं कौटिल्य
मैंने अपने षड्यंत्र के थ्रू हटवा दिया और आप उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे सर, उससे वो हिस्ट्री पता चलेगा, पर वो सब घटना के बारे में उसका जिक्र नहीं मिलेगा सर, है ना। ये चीजें हैं। नंद आ गया, नंद के बाद कौन आएगा सर? चौथा मौर्य आएगा। सुंग क्यों बोल रहे हो यार? मौर्य के बाद सुंग आएंगे, सुंग के बाद कण्व आएंगे। समझे बातों की नहीं? तो अपन क्या पढ़ रहे थे? इन्होंने क्या बोला आपसे कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, ओह हाँ, हाथी गुम्फा inscription of Kharvel gave the details of irrigation facilities provided in the Kalinga region by बिंबिसार। बात समझा मैम? अच्छा, बिंबिसार किसके राजा हैं मैम? अभी भूल गई, देखिए हर्यंक डायनेस्टी के हैं पहले राजा। हर्यंक, बिंबिसार के बेटे का क्या नाम है? अजात शत्रु। अजात शत्रु क्यों फेमस है मैम? रिवाइज करते रहिए। अपने फादर को मारा था इसीलिए, उसके अलावा और किस लिए फेमस है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया मैम। इसी समय में 2 पिताका लिखे गए हैं। कौन कौन से कंपाइल किए गए? शुद्ध पिताका और विनय पिताका। याद करते रहिए दिमाग में। बात समझे कि नहीं सर? हैं? रथ मूसल, 2 चीजें थी ना, कौन? शीलकंतका और रथ मूसल। शीलकंतका और रथ मूसल कहां देखा आपने? अभी एक पिक्चर में दिखाया है ना, बाहुबली में। भल्लाल देव क्या है? रथ मूसल लेके जाते रहते हैं, और शीलकंतका बाहुबली के पास रहता है। देखा, सुना है कि नहीं? अरे यार, याद है तुम्हें? एक आदमी था जो भल्लाल देव बाहुबली किसी ने ऐसा ही नहीं देखा है। अगर तुमने नहीं देखा है तो जीवन जीने का यथार्थ तुमने खो दिया है। मतलब तुम किसी और गोले से हो और गलती से यहां आ गए हो डायरेक्ट। मैडम आप देखिए, अरे बहुत दर्द है जी। बुद्ध ने एकदम सही बोला था, 4 बात। जीवन में हर जगह दुख ही दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण भी किया जा सकता है। अष्टांगिका मार्ग। आज मुझे अष्टांगिका मार्ग का महत्व समझ में आ रहा है। मैडम ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है अष्टांगिका मार्ग। पिक्चर उच्चर, अगर कोई बाहुबली नहीं देखा, इसका मतलब पिक्चर की दुनिया से बिल्कुल कोई लगाव नहीं। अगर पिक्चर की दुनिया से बिल्कुल कोई लगाव नहीं, इसका मतलब क्या हुआ सर? क्या हुआ मैम? मतलब आप अष्टांगिका मार्ग की तरफ चले। मैडम आप बहुत जल्दी सेलेक्ट होने वाली हैं, मैं आपको कह रहा हूं। फिलहाल मैडम देखिए क्या है। अब मेरी ड्राइंग उतनी बढ़िया तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैडम ये रथ है, इमेजिन कीजिए, ठीक है मैडम? ये पहिया है और ये आगे जा रहा है। इसके आगे 2 घोड़े हैं मैडम, खींचता है ऐसे करके। मैडम ये रथ बैलगाड़ी वो तो देखी होंगी, ये देखिए एक बैलगाड़ी ऐसे, और ये 2 घोड़े होते हैं ना मैम। उस घोड़े के आगे ना मैडम ऐसे करके एक ब्लेड लगा दिया जाता है ऐसे करके, और ये घूमता रहता है गोल 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 गोल। अब इसके आगे कोई भी आदमी आएगा ना तो कट के मर जाएगा। इसका नाम क्या है? रथ मूसला। समझे मैम? एक होता है कि एक गुलेल टाइप का रहता है, ऐसे टाइप का, यहां पे एक स्पून जैसा रहता है, पत्थर रहता है। इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा ना तो ये ऐसे उठेगा, तो ये जो पत्थर है नीचे गिर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? शीलकंतका। समझे मैम? ये दोनों हथियार जो है कौन इस्तेमाल करता था? बाहुबली में भल्लाल देव, और बाहुबली और मौर्य में अजात शत्रु करता था। शायद ये कारण था मैम कि जहां जाता था जीत जाता था। बात समझिए, इतना याद रखिएगा। तो क्या हो गया? यहां पर बिंबिसार समझ में आ गया। अब अगला आता है वोटिव इंस्क्रिप्शन। क्या है सवाल? कि द टर्म वोटिव इंस्क्रिप्शंस या मन्नत शिलालेख, देखिए नाम ही बता दे रहा है कि क्या है ये। मन्नत शिलालेख क्या मतलब हुआ? हम अपने दिमाग में मन्नत रखे हुए हैं, भैया हमारा यूपीएससी में हो जाएगा, बस 100 केजी 100 लीटर दूध बस सर डाल देंगे, बिल्कुल 50 केजी आप पे पेड़ा चढ़ाएंगे,
कपड़ा चढ़वा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा, अरे हम खुद लेट जाएंगे। समझे बात हो कि नहीं? मन्नत शिलालेख का मतलब होता है रिलीजियस ऑफरिंग। जो आदमी अपने दिमाग में मन्नत रखे हुए किसी चीज का कि भैया मेरे अगर ये पूरा हो जाएगा तो हम आपको ये देंगे, तो ये जो आप ऑफर करते हैं ना कि गॉड को कि भैया हम आपको देंगे, ये सब गूंजबाजी है मैम, इसको गूंजबाजी कहते हैं, घूस देना भगवान को। वो भी करप्शन इज प्रेजेंट एवरीवेयर सर। जैसे ही आपने कह दिया भगवान मेरा यूपीएससी निकाल देना, अगर मेरा निकल गया तो मैं आपको मिठाई लड्डू वड्डू बिल्कुल बहा दूंगा और दूध के नदियां बहा दूंगा। बस भगवान को क्या दे रहे हैं सर? आप नहीं दे रहे हैं सर, सच बताइए आप। खाते हम भी लोग हैं। तो अल्टीमेटली इंसान इतना लालची है ना कि वो भी, अच्छा कोई बोलता है क्या भगवान मैं तुमको पत्थर का वो डलवा दूंगा या फिर कुछ ऐसा, कुछ नहीं बोलता। वो क्या बोलेगा, मैं 100 केजी पेड़ा दिलवा दूंगा, उसके बाद लेके तुम घर चले जाओगे और तब बांट बुट के खा लोगे। बड़ी लालची होता है इंसान। छठ में जो कहता है ना कि छुओ ना मत सामान को, एक्चुअली कुछ लोग बहुत पहले जमाने में चटोरी रहे होंगे, उन्हें लगा ये डर बना दो सबके दिमाग में कि भाई कोई छूना मत, ताकि आखिरी में मिल बांट के खाए, नहीं तो बीच में कोई गायब कर देगा। डर बना दिया, अरे छुएगा तो सफेद हो जाएगा तू। बात समझा कि नहीं? तो यहाँ क्या है, वोटिव इंस्क्रिप्शन मतलब मन्नत शिलालेख है सर। मन्नत शिलालेख का क्या मतलब हुआ कि भैया हम रिलीजियस ऑफरिंग के लिए क्या कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि भगवान मेरा ये कर देना, मेरा गोत्र ये है, मेरा नाम ये है, फलाना हूं मैं, डिमाका हूं, बस कांटेक्ट भगवान, मैं प्रकाश कुमार, मेरी ये इच्छा दूर कर देना, मेरा आधार नंबर ये है भगवान, किसी और के आधार में मत डाल देना ये चीज, मेरा फोन नंबर ये है सर, मैं बायोमेट्रिक आईरिस ले लो। बात समझे कि नहीं? किसी और को मत वो आशीर्वाद दे देना। ये वोटिव इंस्क्रिप्शन कहलाता है, मन्नत शिलालेख कहते हैं इसको। बात समझे कि नहीं? तो एक बार यूपीएससी भी पूछ चुका है, इसका क्या मतलब है, कहाँ है सर ये? अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसेस डन बाय द किंग ड्यूरिंग देयर, ओके, नहीं 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 नहीं, गिफ्ट मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो है ना, ये जो आप दे रहे हो आप भगवान के नाम पर किया, भगवान के नाम पर जय भोले बाबा चढ़ावा, समझे बात हो कि नहीं? लीजिए आज से हमारे नाम पर ये हो गया, ये चीज जो होता है इसे हम वोटिव इंस्क्रिप्शन या मन्नत शिलालेख कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस साल यूपीएससी ने ये सवाल पूछा है, गलती से इसने यूके पीएससी 2014 लिख दिया। ये सवाल जो है ना वो पूरी तरीके से यूपीएससी 2023 का है। अब मैं आपको थोड़ा समय देता हूं क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आप इसका उत्तर बताएं 16 नंबर का। अच्छा हिंदी, हिंदी हिंदी मैम। अच्छा ये ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 का मतलब समझे? मतलब ओनली 1 का मतलब हो गया या केवल 1 का मतलब हो गया एक सही है, कोई एक सही है। ओनली 2 मतलब दो सही है, इनमें से दो नंबर नहीं, दो पेयर। ओनली 3 का मतलब तीनों पेयर सही हैं और नन मतलब कोई सही नहीं है। ये मतलब वो, ये आजकल यूपीएससी का पिछले 2 साल में ना अजीब सा खुजली हुआ है सर कि हम एलिमिनेट नहीं करने देंगे, ये एक इनका अलग इनोवेशन है, महाकतई घटिया इनोवेशन है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है कि ये दोनों पेयर सही है तो वो भी सही हो जाएगा, अगर आपको लगता है ये दोनों सही है तो भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर आपको लगता है ये दोनों सही है, बस दो लगना चाहिए किसी भी तरीके से। नहीं समझे सर? एकदम दो कौड़ी का ये इनोवेशन है। मतलब तुम इससे ना सही नहीं पता कर पाओगे कि किसने सही सोच के मारा है, किसने तुक्का सोच के मारा है। हाँ अब करिए, बताइए। अच्छा दो ही है, नहीं नहीं आप आंसर नहीं बताइए तो कौन सही है क्या गलत, इस पर हमने कल डिस्कस किया था। क्या बात कर रहे हैं सर? सर एक इसमें डिस्कस हो चुका है।
भाई जब डिस्कस हो चुका है सर, क्या बात कर दी है सर, क्या बात कर रहे हैं सर आप? ओह, या नहीं किए क्या? अपने दिमाग में चल रहा था मेरे। बताते हैं। देखो, बेसनगर इज अ प्लेस इन, बेसनगर इज अ प्लेस इन एमपी। अच्छा, बड़ी गजब बात तुम्हें बताता हूं। ये एमपी में एक शहर है विदिशा, जानते हो? अरे जियो या सांसद तक लड़का जान रहा है। ये नहीं पता है कि बेसनगर में क्या है, लेकिन विदिशा के सांसद पता है। ठीक है, एमपी में एक जगह है विदिशा, बेसनगर, समझे? यहां पर हेलियोडोरस, जो इंडो ग्रीक हुआ करता था। अब सोचिए, बाहर से कोई आदमी आया और वो आपके धर्म से इतना प्रभावित हो गया कि वो खुद को वैष्णवाइट बना लिया, वैष्णव बना लिया। और इतना ही नहीं, उसने एक पिलर भी इरेक्ट किया जिसका नाम क्या था? गरुड़ पिलर। गरुड़ पिलर क्यों इंपॉर्टेंट है सर? याद है विष्णु जी का वाहन है ना गरुड़, विष्णु जी का वाहन है गरुड़, पुराण यही है ना मैम? है ए तो विष्णु वाचा, ऐसे बोलते हैं ना, है गरुड़ वाचा, मतलब गरुड़ ने पूछा, विष्णु ने उत्तर दिया। विष्णु पुराण यही है ना, प्रश्न उत्तर ये तो है गरुड़ और विष्णु के बीच में, है ना? तो यहां पर क्या है? गरुड़ पिलर हो गया। गरुड़ पिलर जो है ये हेलियोडोरस, जो कि बाहर से आया था मैम, इंडो ग्रीक। कब की बात है ये? जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया, तब जो लोग आए उसमें एक हेलियोडोरस हुआ करता था, उसने एक ग्रैंड गरुड़ पिलर इरेक्ट किया। वो कहां किया था? ये बेसनगर में। क्या ये सेवाइट किए हुए यहां पर? नहीं सर, ये वैष्णवाइट है। ये क्या ये वैष्णवाइट है? तो साफ साफ ये हो गया गलत। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, हेलियोडोरस खुद नहीं आया था भारत में, उसको भेजा गया था एज एन एम्बेसडर। समझ में आ गया? वो इंडो ग्रीक के एक राजा हुआ करते थे जो तक्षशिला में रहते थे। बात समझी मैम? तो जब कोई एम्बेसडर भेजता है तो वो अपना पिलर थोड़ी ना इलेक्ट किया है, उसने तो उस राजा के बदले पिलर इलेक्ट किया है ना। नहीं समझा? अरे मैं अशोक हूं, मैंने कहा पिलर स्तंभ बनाए जाएं, तो मैंने तुमको बोला भाई तुम स्तंभ बना दो, तो तुम खुद अपने नाम पे कर रहे हो क्या? भाई मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो भाई। बात समझे मैम? तो अगर राजा ने हेलियोडोरस को भेजा, तो राजा तक्षशिला के थे, तो हेलियोडोरस ने उस राजा के बदले किया ना। बात समझे कि नहीं? तो ये बात आप ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेसनगर का जो गरुड़ पिलर है वो किससे बिलोंग करता है, तो उसका उत्तर तक्षशिला होगा। क्लियर है ये चीज? ध्यान रखना। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, उस राजा का नाम बताइएगा। इंडो ग्रीक का जो राजा तक्षशिला में था, उस राजा का नाम बताइएगा सर। जो बता देगा आइसक्रीम देंगे उसको। हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत पास जा रहे हैं आप। एंटियोकस के नाम था क्या? देख के बताइएगा मुझे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बेसनगर क्या हुआ? ये तो गलत है सर। मैम जैसे ही ये गलत हो गया ना, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये आंसर नहीं हो सकता। इतना पता चल गया ना। लोग कहते हैं एलिमिनेशन हट गया, ऐसा नहीं है सर, एलिमिनेशन हटा नहीं है। देखो कैसे कैसे होता चला जाएगा। दूसरा, गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता कब आए हैं? मौर्य डिक्लाइन हुआ, इंडो ग्रीक्स इंडिया में आए, उसके बाद गुप्त काल आया। गुप्ता है ना मैम, गुप्ता का नाम सुनते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, सुने ना मैम? नाम सुनिए कि नहीं? हाँ 300 के बाद आया है, कुषाण के बाद गुप्ता लोग आ गए हैं, उसके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। गुप्त काल में दो पेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक अजंता की पेंटिंग और एक भाजा की पेंटिंग। बात समझे कि नहीं? भाजा जो है महाराष्ट्र रीजन में है, ये एक बुद्धिस्ट केव श्राइन के लिए बहुत फेमस है। ये गुप्त के यहाँ पे बहुत फेमस है गुप्त पीरियड का। ठीक, तो ये एकदम सही है। सित्तन वसल जो है ये तमिलनाडु में है, ये जैन केव मोनेस्ट्री है। अच्छा, सित्तन वसल के एक खासियत मैं बताऊं जो आपको इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स मिलेगा। जैन मॉन्क्स जब आते थे ना, तो उनके लिए ना कई सारे बेड बनाए गए थे पत्थर के, और पत्थर के ही क्या बनाए गए थे? तकिया।
तो ऐसे कई सारे बेड जो हैं आपको सिक्तन वसल केव्स में मिल जाएगा। गजब की पेंटिंग मिल जाएगी, पर इट इज डेडिकेटेड टू जैन केव्स नहीं, इट इज इन तमिलनाडु, याद रखिएगा। समझ में आ गया? यानी दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है इस साल का, और थोड़ा सा हल्का। अगर आप इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स पढ़े रहो ना, तो आपके लिए सवाल तो ये है चुटकियों का। हाँ वही, आपने वो इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ा ना, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। बात समझे? अगर वो करते ना तो मैम उसमें पिक्चर बना के दिखाया हुआ है। हाँ ये दिस बुक, इसलिए ये दिखाइए। इसमें आपको देखिएगा भाजा के बारे में भी जिक्र मिलेगा, तो इसमें सित्तन वसल पेंटिंग में दिखाता हूं आपको। हाँ एनसीईआरटी है, बहुत अच्छी किताब है यार, कितनी अच्छी किताब है अभी तुम्हें आइडिया ही नहीं है। इसको तो आप लोग को, अगर आप यूपीएस देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो मैं आपको, चलो ठीक है चलेगा, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और अगर आपने इसके पेंटिंग नहीं देखा है, जो इसके पिक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं, सर यू आर मिस समथिंग। आई एम टेलिंग यू ना, गजब की किताब है सर दिस बुक। ये जो पेंटिंग है ना, ये देखो, ये पेंटिंग, ये जो पद्म पानी है, दिस पेंटिंग अजंता की पेंटिंग है। ऐसी जितनी पेंटिंग है ना, यू जस्ट हैव अ लुक इन दिस पेंटिंग, बहुत गजब की किताब है सर ये। मैं आपको चित्तन वसल पेंटिंग के बारे में भी दिखाता, मेरे पास, आई जस्ट लॉस्ट द थिंग। बादामी के पेंटिंग्स हैं, विजयनगर म्यूरल्स है, केरला म्यूरल्स है, नागरा स्टाइल, ये जितने मैंने टेम्पल्स बताया ना, देखो ये दशावतार टेम्पल वगैरह, वी हैव डिस्कस्ड इट राइट, सचायना अवतार एंड ऑल, ये सब इंपॉर्टेंट है। अरे सर, जिसने एनसीईआरटी को अपना दोस्त बना लिया, समझ लीजिए लवासना के रास्ता उसने आधा तय कर रखा है, ये मैं बता दे रहा हूं सर आपको। अब इसमें देखिएगा, इसमें मिलेगा आपको सत्तन वसल, इसी से है ये सर सारा चीज। गजब की किताब है सर, जस्ट हैव अ लुक, और इसको पढ़ डालिए सर, इसकी पेंटिंग तो सारे पढ़ डालिए आप, है ना सर? इसकी पेंटिंग आप सारे पढ़ डालिए, जितने पिक्चर्स हैं सारे देख डालिए, सब इसी में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए सर, अगला सवाल मैं हमने अभी अभी बताया आपको, हेलियोडोरस ऑफ बेस नगर इंस्क्रिप्शन वॉज बिलोंग्स टू, बड़ा खतरनाक हिंदी है यार, वॉज बिलोंग्स टू, हेलियोडोरस ऑफ बेस नगर इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू या बिलोंग टू, ये होना चाहिए, वॉज नहीं होना चाहिए। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? तक्षशिला इसका उत्तर होगा। क्यों तक्षशिला होगा मैम? अभी बताया, जस्ट बताया, क्यों तक्षशिला होगा इसका आंसर? बोला बेस नगर शिलालेख हेलियोडोरस का है। अब उत्तर देखिए क्या क्वेश्चन है सर, ऐसा होना चाहिए था, बेस नगर शिलालेख जो हेलियोडोरस का है, या हेलियोडोरस का बेस नगर शिलालेख किससे संबंधित है? इसका उत्तर क्या होगा? तक्षशिला। क्यों मैम, तक्षशिला से क्यों है? जल्दी। नहीं तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं, ये क्यों तक्षशिला से है, क्यों बिलोंग करता तक्षशिला से? वही था वो, उसके राजा ने इसको एज एन एम्बेसडर भेजा था यहाँ पर, था बुद्धिज्म सीखना चाह रहा था, लेकिन जब देखा कि सब अरे यहाँ पे तो वैष्णविज्म चल रहा है, ये कर रहा है, तो ही वाज मेस्मराइज्ड एंड इंस्पायर्ड बाय वैष्णविज्म, तो ये अलगे दुनिया में चलने लगा, गरुड़पुरा सब स्टैब्लिश कर दिया, उसके नाम पे, राजा के नाम पे तक्षशिला का, समझा होगा यही बुद्धिज्म है, समझे? उसके बाद तो ये जो है ना तक्षशिला से संबंध रखता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं सर, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो ज्यादा हमें इसमें घुसना नहीं है। अच्छा जो ये सवाल है ना सर, ये करिएगा, यूपीपीसीएस का 2020 का सवाल है, एंड आई जस्ट लव दिस क्वेश्चन। असरसन रीजन का सवाल है, इस टाइप का सवाल आप लोगों ने किया है? असरसन रीजन का सवाल किया है मैम? असरसन रीजन क्या बोलते हैं? दावा और कारण। इस टाइप के सवाल का क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। ऐसे सवालों में क्या होता है मैम, असर, एक दावा किया जाता है और एक कारण बताया जाता है। दावा मतलब कुछ कह दिया, कह दिया कि इस क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, दावा।
और फिर एक कारण बता दिया जाएगा कि चूंकि इस क्लास में बच्चे बहुत रेगुलर होते हैं, टीचर भी रेगुलर हैं, पढ़ाई होता है बढ़िया से, इसीलिए इस क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो दावा भी सही है और कारण भी सही है, और कारण सटीक कारण है दावा का। अब मैं ये कह दूं कि इस क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कारण पटना में इलेक्ट्रिसिटी बहुत आता है। भाई सही बात है कि दावा भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण दावा नहीं है भैया। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह आता है, वैसे तो फिर सब जगह इंटेलिजेंट होने चाहिए। नहीं समझी मैम? तो दावा कारण दोनों सही है, अभी पटना में इलेक्ट्रिसिटी तो रहता ही है, लेकिन क्या कारण दावा को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। बात समझे? असर्शन दावा है और रीजन कारण है। तो इसमें 4 तरह के ऑप्शन बनते हैं। एक, असर्शन और रीजन दोनों सही है, दावा और कारण दोनों सही है, और कारण दावा को पूरी तरीके से व्याख्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दूसरा ऑप्शन बनता है कि दावा और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण दावा को एक्सप्लेन नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन बनता है दावा सही है, कारण गलत है। चौथा ऑप्शन बनता है दावा गलत है, कारण सही है। बड़ा आसान सा सवाल होता है मैम, अगर इन दोनों में से आपने एक का भी गलत पकड़ लिया तो आंसर तुरंत मिलेगा। समझे बात होगी नहीं? और अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा दे तो दावा और कारण अगर आपको मालूम चल गया कि सही है, तो जरा सोचिए कि भैया एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के सवाल जितने ज्यादा हो जाएं आपके पास उतना बढ़िया है। ऐसे सवाल करने में बहुत आसान होता है करना। अब देखिए सवाल, देखिए आप भी मैं कॉमन सेंस लगाइए। लिखा है कि हमें चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक जानकारी है। सवाल है, वी हैव मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रीडेसेसर्स। मतलब क्या हुआ कि चोला से पहले वाले राजा, ये कौन से चोले की बात हो रही है? इंपीरियल चोलास, जो करीब करीब 10,000 बीसी में एडी में आए हैं, ठीक है। तो ये उन चोला, चेर चोला पांड्यास वाले नहीं, जो संगमेरा वाले हैं, ये 1000 एडी वाले हैं। राजेंद्र राजराजवन जो थे वो सब, वो वाले चोला के बाद ये कहते हैं कि चोलाओं के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है उनके पहले वाले राजाओं के बनिस्पत, उनके पहले वाले राजाओं के कंपैरिजन में। ये सवाल कर दिमाग, अभी पता नहीं सही गलत, अपने को नहीं मालूम। दूसरा क्या बोलते हैं, द चोला रूलर एडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग लॉन्ग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल गिविंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि चोला के राजाओं के अंदर यह आदत हुआ करता था कि मंदिर की दीवारों पर वो लंबे लंबे अभिलेख लिखा करते थे। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं नहीं, क्यों नहीं मिला यार? बिल्कुल खूब मिला है, बिल्कुल मिला है सर, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। समझे? अगर आप थोड़ा सा भी इस किताब देखेंगे ना सर, तो इसमें कई जगह पर आपको मिलेगा कि साउथ इंडिया में जो केव्स मिले हैं उनमें लंबे लंबे शिलालेख हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि चूंकि लंबे लंबे शिलालेख हैं इसीलिए इनके बारे में हमें खूब पता चलता है। भाई तुम अपने बारे में जितना बोलोगी उतना हमें समझ में आएगा कि तुम कैसी हो, ये कैसे हो। नहीं समझा बात को? अगर मैं अपने बारे में बोलूं, मैं रोज गया, इधर गया, उधर गया, तुम पढ़ पढ़ के बोलोगे भाई इसके बारे में तो डे टू डे का इंफॉर्मेशन है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर ये दोनों इसको तो ये एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? पहला वाला ऑप्शन, कि भाई दोनों सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। देखिए इसमें क्या होगा ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। बहुत सारे मंदिर है, जैसे चोल का है बृहदरेश्वरा टेम्पल, बिल्कुल सर, उसमें शिलालेख है। चित्तनवसल केव्स में शिलालेख है। इसके बाद आपको जो है गंगई कोंड चोलापुरम में शिलालेख है। हाँ, पत्थरों पे इनग्रेविंग की गई है। बहुत पता है हमको उनके बारे में, इतना पता है कि वो अपने पूरे शहर के बारे में चोलमंडलम कह दिए थे, उसी से कोरमंडल बना है, एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ चोरमंडलम। समझे बात होगी नहीं? जो कोरमंडल कोस्ट आप सुनते हैं ना, ईस्टर्न वाला पार्ट जो है तमिलनाडु का, वो बेसिकली चोलमंडलम था। चोलमंडलम पहले उसमें होता है ना, मंडलम, नाडु, वेलनाडु,
उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, हम पढ़ाए भी थे आप लोगों को। हाँ, जब हम संगम मेरा पढ़े थे तो याद है आपको, मंडलम बताए थे, नाडु बताए थे, वेलनाडु बताए थे। तो नीचे का जो साउथ इंडिया है उसका जहां पर चोला वगैरह रूल करते थे सर, ये जो देखा ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पे चोला रूल किया करते थे। तो इस पूरे जगह को वो लोग चोला मंडलम कहते थे। और जो बे ऑफ बंगाल का जो लेक है उसको ये लोग चोला लेक बोलते थे, समझे। तो ये चोला मंडलम को अंग्रेज चोला मंडलम तो बोल नहीं पाएंगे, तो कोरमंडल कोरमंडल बोलने लगे, तो उसी से इसका नाम कोरमंडल कोस पड़ गया, एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ द चोला मंडलम। बात समझा। हाँ, चोला मंडलम बोलते थे ना इसको। इस संगम एज में भी यही चलता था, मंडल नाडु वेलनाडु वगैरह चलता था, समझा। ये वही है, बाद में जाकर फिर से मर्ज किए हैं। इंपीरियल इनको इसलिए बुलाया था क्योंकि ये बहुत जगह जगह गए हुए हैं, अंकोर वाट, कंबोडिया, ये वो फलाना, समझा। तो इसका उत्तर क्या होगा बाबू, ए होगा। देखो अभी नाम आ गया अंकोर वाट टेम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये लोग क्या करते थे, पूरा बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बोलते थे ये लोग। तो ये लोग क्या करते थे कि साउथ ईस्ट एशिया में चले जाते थे, खास करके राजेंद्र वन, इनको साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा मन लगता था। तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये जो एरिया है ना साउथ ईस्ट एशिया, किसको कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व हो गया, यानी कि तुम्हारा ये जो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया है। ज्योग्राफी याद है सर, अगर आप देखें तो अगर इसी एरिया को, यहां पर म्यांमार है, फिर नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा म्यांमार, सॉरी थाईलैंड, और उसके बाद मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर यहां पर आपको मिलेगा इंडोनेशिया, मिलेगा ना। इस एरिया में इनका बड़ा वर्चस्व था, ये यहां से आ जाते थे यहाँ पर। तो जब आएंगे तो अपनी संस्कृति भी लेकर आएंगे ना, तो वैष्णवाइट शैवाइट टेम्पल वम्पल तुम करो। आज भी आप इंडोनेशिया में जाएंगे, दो इस मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम मेजोरिटी काफी है, लेकिन उनके पोर्ट एयरपोर्ट वगैरह के नाम जो होंगे वो सुकर्णो पुत्री और ये सब, गणेश जी का मूर्ति होगा। जैसे मैं तो मर्चेंट नेवी में था, तो मैं यहाँ मलेशिया और थाईलैंड वगैरह गया हूँ, इंडोनेशिया वगैरह भी गया हूँ। तो वहां पे आप किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाएंगे तो आपको गणेश जी का मूर्ति दिख जाएगा। खाना एकदम स्पाइसी खाते हैं, तो वहां पर आप जाइएगा तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, ये सब आपको, विष्णु जी, खूब पूजा होता है वहां पर। इनफैक्ट आप उनका जो एयरपोर्ट है देखिए ना, आप है ना, उसका नाम जो है गरुड़ एयरपोर्ट और ये सब करके एयरपोर्ट का नाम रहता है ना। अच्छा, ये बेल्ट देखिएगा, इसमें आइलैंड वगैरह भी नाम जो होंगे ना, बाली, काली मंदन और ये सब नाम है उनके। हाँ, सारा भीम, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर सब मिलेगा तुमको वहां पे। तो ये सब इन्हीं का है, ये सब लेके चल दिए थे वहां पर। हाँ, तो इस एरिया में आपको बहुत सारे मंदिर भी दिख जाएंगे, अगर बच गया तो। अब बाद के लोग आए तोड़ ताड़ दिया, अलग बात हो, लेकिन अगर बच गया तो ये पूरा का पूरा जो है ये एरिया में आपको मिले। इसीलिए कंबोडिया में एक बहुत फेमस मंदिर है अंकोर वाट, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये जो चीज है ना अंकोर वाट, ये कंपुचिया पुराना नाम है कंबोडिया का, समझा बात हो कि नहीं। ये यहाँ सिचुएटेड है, कंपुचिया। हाँ, बहुत बड़ा मंदिर है सर, कॉम्प्लेक्स। ये सब चोला के बाद की घटना है ये, है ना। अभी देखोगे तुमको ना तो विष्णु जी का मंदिर अंकोर वाट, हाँ, तो कंपोचिया आपको जो है वहीं पर कंबोडिया में मिलेगा। बहुत फेमस मंदिर है ये, समझा बात हो कि नहीं। आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। अच्छा, ये सवाल मुझे अच्छा लगा, पता नहीं ये एमपी पीछे से पूछा है, किससे पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन लाकुलिशा पशुपति सेक्ट। जरा सवाल देखो, उसके बाद मुझे बताओ कि ये सवाल क्या है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन लाकुलिशा पशुपति संप्रदाय का पर प्रकाश डालता है। चलिए, पशुपति का नाम नहीं सुना है ना। थोड़ा दिया आपको 1 मिनट का समय दिया, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा उसका उत्तर बताइए।
तो बात करते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा अगर दिमाग लगा पाओ तो अच्छी बात है। तुक्का मारो यार तुम लोग, जब नहीं पता है तो तुक्का मारते हैं। नहीं करे लो, बिना तुक्का मारे तो तुम यूपीएससी एग्जाम निकाल ही नहीं सकते भाई। उस चीज को लॉजिकल गैस कहा जाता है, ये बात तुम लिख लो। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, समझे। अगर तुमको किसी भी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड का बंदा, मैं खुद 3 बार निकाला हूं सक्सेसिवली, लगातार 3 साल। अगर कोई भी बंदा प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और अगर वो तुमको ये कह रहा है कि मैंने जो सवाल किया मुझे आता था, वो तुमको सीधा सीधा जो है क्या बना रहा है, उल्लू। भारत में कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो यूपीएससी दे रहा हो या यूपी पीसीएस दे रहा हो या बीपीएससी दे रहा हो और उसने जो प्रश्न दिया उसको आता था और उसने वही टिक मार के आया, उसका प्रीलिम्स हो गया। उससे बड़ा मतलब झूठा कोई इंसान नहीं है, उससे बड़ा झूठा कोई इंसान नहीं है जो तुमको ये बोल रहा है कि मैंने वही किया जो मुझे आता था। हो ही नहीं सकता। मैं हिस्ट्री के पेपर में बैठ जाऊंगा ना, मुझे भी तुक्का मारना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता है। जिसको तुम तुक्का कह रहे हो दैट इज नोन एज लॉजिकल गैस। लॉजिकल गैस अगर तुम नहीं मारोगे, तुम जिंदगी में कभी यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर ही नहीं सकते। तुम्हें यूपीएससी प्रीलिम्स छोड़ो, तुम बीपीएससी नहीं क्लियर कर पाओगे। लॉजिकल गैस तो बेटा तुमको मारना ही पड़ेगा। और तुम्हें मैं बता देता हूं, लिख के ले लो भाई, कि अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहा है और तुम 85 से 90 से कम क्वेश्चन करके आ रहे हो, तुम्हारे होने ना होने के चांसेस बहुत हैं। और जो तुम 80 से कम अटेम्प्ट किए, तो तुम ये मान के रखो कि तुम्हें अगले साल प्रिपेयर करना है इसी प्रीलिम्स के लिए। मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, इफ you are not on edge, simply you are taking enough space। क्या मतलब हुआ इसका? ये अपने जीवन में ना मैडम, अपने जीवन में इसको ना गांठ बांध लीजिए सर। अगर आप किनारे पे नहीं हैं तो आप अधिक जगह ले रहे हैं। क्या मतलब हुआ? आपका जितना एरिया लेना चाहिए, समझे, उतना आपको नहीं लेना है। हाँ, हमेशा आपको एजेस पे ही रहना है। मतलब अगर आपका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो आप ये मान के रखिए कि आपको 5 ही सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह में रहना है। अगर आप 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में रह रहे हैं, इसका मतलब आप ज्यादा जगह ले रहे हैं। यूपीएससी इसी का गेम है। आपके पास हमेशा जो नॉलेज होगा वो यूपीएससी में पूछे हुए सवाल, यूपीएससी छोड़िए बीपीएससी में पूछे हुए सवाल से हमेशा कम ही होगा। उस कम नॉलेज बेस में ही आपको एग्जाम क्लियर करना है। यूपीएससी का टॉपर हो चाहे प्रीलिम्स का आखिरी बंदा हो जिसने एकदम जस्ट क्वालिफाई क्लियर कट ऑफ क्लियर किया है, सब लॉजिकल गैस मार रहे हैं, किसी को पता नहीं है कुछ भी। मेरी बात को मान लीजिए सर। अगर आप नहीं मान रहे हैं ना तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। अगर आप 85% से 90% से कम क्वेश्चन करके आ रहे हैं, निगेटिव मार्किंग में बता रहा हूं मैं, तो आपका नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं होगा। 80% से नीचे तो आप संभावना ही मत रखिएगा। अब होता है कि लॉजिकल गैस किस चीज को कहते हैं? लॉजिकल गैस का मतलब होता है आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसकी मदद लेते हुए
आप ये कहिए कि यार ये कभी सुना नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता, यार ये तो इस एरिया के पास है, इसका क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। आपसे बोल दे कि हाँ भाई महाबलीपुरम जो है, जो कि आंध्र प्रदेश में है या जो कि उड़ीसा में है, वहां पर राठम मिलता है। अब आप सोचोगे यार तो उड़ीसा में नहीं था यार, तमिलनाडु में सुना था हमने, ये तो गलत लग रहा है मुझे। अब भले आपको राठम ना पता हो, लेकिन ये बात आपको मालूम है कि यार ये यहां नहीं है। दिस इज नोन एज लॉजिकल गैस। भाई साहब लॉजिकल गैस अगर आपने नहीं किया ना, जिंदगी में क्लियर नहीं होगा आपका कोई एग्जाम। प्रीलिम्स तो नहीं होना है, समझ में आ गया। वहीं पर मेंस उल्टा है, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट लॉजिकल गैसेस। प्रीलिम्स जो है वो पूरी लॉजिकल गैसेस का गेम है। और सच बता रहा हूं, ये लॉजिकल गैस मारने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप लॉजिकल गैस मार पाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा लॉजिकल गैस सही होगा आपका, जितना कम पढ़ेंगे उतना ज्यादा लॉजिकल गैस गलत होगा आपका। हाँ, यूपीएससी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अगर उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया तो वो 4 पार्शियली करेक्ट रहता है। गलत, एब्रप्ट गलत तो बहुत कम मिलेगा आपको। 4 70-80% सही रहता है। वो तो 20-30% गलत है ना, उसे ढूंढना पड़ता है हमको। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो कभी भी सही स्टेटमेंट ना ढूंढे, यूपीएससी में नहीं चलेगा। हमेशा गलत स्टेटमेंट पहले ढूंढे और उसे काट दें। नहीं समझा? सही स्टेटमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, चारों में चारों सही रहता है। हाँ, नहीं समझे सर? अगर आपके पास 4 वाक्यांश हैं तो सही कभी मत ढूंढिएगा, पगला जाइएगा आप ढूंढने में। हमेशा ढूंढिए कि ये तो हमको पता है कि गलत है, आगे बताओ क्या होगा। वाक्यांश का गलत ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझा जी? नहीं समझ रहे हो? अच्छा, प्रीलिम्स जो है वो इसी का गेम है, लेकिन मेंस जस्ट इसका उल्टा है। मेंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिस और नॉलेज का गेम है। जब ये 2-3 चीजें होगा तभी होगा, समझे कि नहीं? प्रीलिम्स ऐसा नहीं है, प्रीलिम्स में प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा बहुत, पर प्रीलिम्स में प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में नहीं, मेंस में तो लिखना पड़ेगा, घसना पड़ेगा। जितना घिसोगे उतना बढ़िया मेंस होगा, जितना कम घिसोगे उतना तुम्हारा मेंस दूर हो जाएगा। इस राइटिंग मैटर नहीं करता, राइटिंग में जैसे लेजिबल होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी राइटिंग उतना बढ़िया नहीं, लेजिबल है। लेजिबल का मतलब क्या होता है? पठनीय, जो पढ़ पाए आप, उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो पठनीय है तो मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों का राइटिंग देखा है टॉप 100 रैंक में है, और भाई साहब लगता है कि भाई साहब टट्टी कर दिया इस आदमी ने। शुरू कर रहा है यहां से, खत्म कर रहा है यहां से, शुरू कर रहा है यहां से, खत्म कर रहा है यहां से, पता ही नहीं चल रहा है किधर चल रहा है उसकी कहानी। ऐसे ऐसे लोगों का मैंने 15, 17, 18 रैंक देखा मेंस की कॉपी में। यूपीएससी बीपीएससी छोड़ दीजिए आप, ऐसे ऐसे राइटिंग देखा है ना सर, टेढ़ा लिखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, 15 रैंक। तो राइटिंग बस लेजिबल होना चाहिए, बस वो दिखता है, पढ़ पाएंगे हम। वो बोलता है यूपीएससी राइटिंग से हमें मतलब नहीं है, बस लेजिबल होना चाहिए यार। अब इसे करके कोई देखेगा नहीं तुम्हारा माइक्रोस्कोप लगा के क्या लिखा है, बस पढ़ने लायक होना चाहिए। समझा बातों की नहीं? अब देखो यहां पर देखो, पशुपति का मतलब, पशुपत सेक्ट का क्या मतलब होता है? ध्यान सुनना सर, 2 मतलब होते हैं पशुपत का। पशुपत का एक मतलब ये होता है कि पशु मतलब होता है एनिमल, अब पत का मतलब होता है मतलब कि ओनर या मालिक या लीडर, यानी कि पशुओं के ओनर या लीडर, या आप कुछ भी कह ले, भगवान, लॉर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पशुपत। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में बताया गया था, इसको हम लोग पशुपत बोलते हैं। शिव जी की पूजा होती है बेसिकली इसके अंदर, शैवाइट हैं ये लोग। अच्छा, जो
लाकुलिशा का जो पशुपत सेक्ट है वो थोड़ा अलग है। लाकुलिशा का जो पशुपत सेक्ट है, बहुत अच्छा सवाल है, अगर ये हरियाणा पीएससी में पूछा गया है तो ये मान लीजिए कि बहुत बेहतरीन सवाल हुआ। लाकुलिशा का जो पशुपत सेक्ट है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें दो शब्द से बना है, पशु प्लस पति। पति का मतलब होता है आपका पशु का मतलब होता है आपका इफेक्ट, और पति का मतलब होता है कॉज। यानी इफेक्ट का कॉज, यानी ये जो दुनिया देख रहे हो ना, ये इफेक्ट है, उसका कॉज ये है, इसका मतलब क्रिएटर है। ये दुनिया के सृष्टि के जनक कौन है? ये क्रिएटर अर्थात शिव। समझ में आ गया? तो लाकुलिशा का पशुपत सेक्ट यही है, समझे? ये जो आपको लिखा हुआ है, ये हुविश्का ऐसी एक्चुअली में कुषाण रूलर हुआ करता था। उनके सिक्कों में लाकुलिशा का पशुपत सेक्ट के बारे में जिक्र मिलता है। समझ में आ गया? ये कुषाण कौन हुआ करते थे? याद है, इंडो ग्रीक्स में तीसरे नंबर के कुषाण, चौथे नंबर के कुषाण हुआ करते थे, जो कि सेंट्रल एशिया से यूची ट्राइब हुआ करते थे, तो बाहर से आए थे। तो इसीलिए ये दिखता है कि पशुपति से ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं। इसके अलावा आपको कहां कहां और मिलने की संभावना है जो आपको दिखेगा? दूसरा है मथुरा इंस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो अगेन, कुषाण का एक कैपिटल मथुरा हुआ करता था, तो यहां पे भी मिलेगा। बाण भट्ट कादम्बरी जो है, इसमें भी मिलता है। मालती माधव और भावभूति और अष्टकधाई और पान्नी, इन दोनों में इसका जिक्र नहीं है। कंप्लीटली फैक्चुअल टॉपिक है, इसको आप रट्टा मार लीजिए सर। समझ में आ रहा है? 1, 2 and 5 इट्स अ वेरी फैक्चुअल थिंग। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत तो ये दोनों गेस मार सकते हैं, ये दोनों गेस मार सकते थे, क्योंकि अगर आपको पता होता कि हुविक्स कुषाण है, तो कुषाण की एक राजधानी मथुरा है, तो इसका मतलब 1 and 2 हो सकता था। 1 and 2 किसी या तो इसमें है या तो इसमें, तो फंस जाते हैं आप, है ना? इसीलिए थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है। ये 3 में आपको मिलेगा, इन दोनों में नहीं मिलता। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको लिख लीजिए। ये जो आपका है ना, पशुपति का क्या मतलब हुआ? पशु का मतलब हुआ इफेक्ट हो गया, पति का मतलब होगा कॉज। इफेक्ट का कॉज, प्रभाव का कारण। मैम, प्रभाव क्या है? प्रभाव किसे कहते हैं? इफेक्ट एंड कॉज क्या चीज होता है? बुद्धिज्म में इफेक्ट एंड कॉज क्या था? मैडम आप दुखी हैं, खुश हैं, ये प्रभाव है, दिखाई दे रहा है कि आप दुखी और खुश हैं, उसका कोई ना कोई कारण होगा। यूपीएससी निकल गया, कारण दुखी क्यों है? गोलगप्पा खाने को नहीं मिला। समझे? तो इफेक्ट का कारण होता है। तो पशु का मतलब क्या हुआ? प्रभाव। और पति का मतलब क्या हुआ? कारण। प्रभाव का कारण है, इसका मतलब क्या हुआ? सृष्टि, सृष्टि को जनने वाला, इसके जिक्र मिलता है। अच्छा, एक और बताना, बाण भट्ट किसके कोर्ट में हुआ करते थे? हर्षवर्धन के कोर्ट में हुआ करते थे। ठीक, गुड। आगे बढ़े, ऊपर जाए सर, ऊपर जाए सर, ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओ बाबू, नहीं समझे? समझे कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यार सवाल बताने का मन नहीं कर रहा है, एकदम छुटकुटा सवाल है यार, ये किधर चला गया रे? अरे फिर नेक्स्ट हो गए, कुछ होश नहीं रहता। बताइए तो, प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ, किसने लिखा? समझ में आ रहा है? कहाँ है ये? इलाहाबाद में है, प्रयाग से ही नाम आता है। क्या है? मिलिट्री कैंपेन, तारीफ किसका? समुद्रगुप्त का। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मैम किसने लिखा? मैडम लिखिए, क्या है? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। इसके कोर्ट में हुआ करते थे हरिसेन। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन प्रयाग प्रशस्ति? रहने दो, 17 पक्का? देख के बताना मेरे को। 17 लाइन्स, वो तो मैंने उसमें हाथी गुम्फा में बताया।
How many lines are there, sir? How many lines are there in प्रयाग प्रशस्ति? शाबाश मैम, लिखिए 33 लाइन्स, 17, ऑलमोस्ट दुगना हो गया। बोल देना सर, दुगना से एक तो कम है। हाथी गुम्फा में 17 लाइन, ठीक है। अब देखो एक बड़ा बेतुका सा सवाल है, पता नहीं छत्तीसगढ़ पीसी से पूछा है, चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। सवाल देखिएगा क्या पूछा है। What was the name of ruler of कोसाला इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? वाह, इसको कहते हैं टिपिकल वाला पीसीएस का सवाल। केबीसी का सवाल लगता है 1 लाख रुपए का, टुक 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 चल रहा होता है ऐसे करके। What was the name of the ruler of कोसाला इन समुद्रगुप्तास प्रयाग प्रशस्ति? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? देखिए सर, ये क्या है ना, ये वो कौशल शासक नहीं है जो आप सुनते हैं, वो वाले कोसाला देवी वाले, प्रसन्नजीत वाले। ये दक्षिण में कौशल हुआ करता, दक्षिण कौशल करके हुआ करता था, जो कि कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के पास हुआ करता था। समझे बात होगी नहीं? तो इन्होंने जो नाम रखा था वो था, क्या था रे, मैं भी, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से महेंद्र है ये इसका उत्तर। समझ मारा? महेंद्र एक शासक हुआ करते थे, बड़े फेमस थे, जिसके बारे में है, नॉट इंपॉर्टेंट, मैं लिख के दे रहा हूं, उसे दोबारा कभी जिंदगी में सवाल नहीं आएगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के रीजन में पड़ता है ये सब, इसीलिए वहां का लोकल सवाल है। समझे बात होगी नहीं? अपने को लेना देना नहीं है, अपने को लेना देना इस सवाल से है। यूपी पीसीएस प्री 2022 से पूछा गया है। इस सवाल को जरा बताइए तो इसका उत्तर। विथ रेफरेंस टू चंद्रगुप्त टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? The strongest evidence in the context of Saka victory is the silver coins of this king. The weight of these coins used to be about 33 grams. हिंदी में पढ़ देता हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सशक्त साक्ष्य इस राजा के चांदी के सिक्के हैं। इस सिक्कों का वजन करीब 33 ग्राम होता था। समझ में आ गया है? तो इसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या इसका उत्तर होगा? मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, इसका उत्तर बताएं। और क्या है ये कहानी, क्या है? जो कहानी बताएगा उसको आइसक्रीम मिलेगा। कितना आइसक्रीम देते हैं हमको भी पता है, आप पढ़ा दीजिए सर बस। हाँ, अच्छा, कहानी क्या थी मैम कि समुद्रगुप्त के 2 बेटे हुआ करते थे। सुनिएगा, ठीक है? अब जो बच्चों ने जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जानते वो जान ले। सबसे पहले राजा हुआ करते थे, श्रीगुप्त छोड़ दीजिए उसको, जो मेन महान राजा हुआ करते गुप्ता में, वो माने जाते चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है मैम? चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो राजा थे, उन्होंने फॉर्म डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया। चंद्रगुप्त के बेटे हुआ करते थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के 2 बेटे होते थे, एक रामगुप्त थे और दूसरे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। समझी मैम? कैसे? अभी मैं थोड़ा सा बना देता हूं इसकी। सबसे पहले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बेटे हुआ करते थे समुद्रगुप्त, जिसको आप क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। इनके बेटे हुआ करते थे 2। एक हुआ करते थे कौन? रामगुप्त। अच्छा, रामगुप्त जो थे वो कौन थे? बड़े बेटे थे, एल्डर सन। और इनके छोटे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की शादी हुई थी किससे? ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी।
क्या मैम, देखिए कितनी दुख भरी जिंदगी है। रामगुप्त की शादी क्या हुई, ध्रुवा देवी, तो इसका मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी हो गई है, सिस्टर इन लॉ हो गई। अब क्या हुआ कि उस समय में शाक वंश का शासन गुजरात में हुआ करता था। शाक के सत्रप चलता था। शाका एक राजा हुआ करते थे, बाहर से आए थे। उन्होंने क्या किया कि रामगुप्त पर अटैक किया, रामगुप्त को हराया और उनकी वाइफ को उठा के लेके चले गए। कहां पर, गुजरात। रामगुप्त भाई साहब बोले कि यार हम उससे कौन जीतेगा, वो तो शाक के शासक हैं। तो रामगुप्त की तो वाइफ थी, लेके गया तो खुश हो गया कि चलो भाई गया बल्ला टली है। क्यों मैम, लेकिन देवर को भाभी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाया। नहीं समझे बात को। अच्छा, देवर लोग ज्यादा परेशान रहते हैं भाभी को लेके। भाभी खाना खाएंगी, नहीं खाए, अरे भाभी हमारे होते आप नहीं खाएंगे, ये लीजिए बर्गर आपके लिए। अबे तू हमको तो कभी बर्गर नहीं खिलाया, भाई बोल रहा। छोड़िए ना, आप ध्यान नहीं देते भाभी को, हम ध्यान दे रहे हैं ना। ये ही इज टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ ध्रुवा देवी, बट रामगुप्त वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग ध्रुवा देवी, तो ध्रुवा देवी को उठा के लेके चले गए। रामगुप्त हुआ करते थे, शाका राजा हुआ करता था, छोड़ो ना उससे क्या मतलब गलत। फिर चंद्रगुप्त टू ने क्या किया कि कहा नहीं, मेरी भाभी को उठा के ले गया, मैं अपन तो बदला लेगा। मेरे भाई रामगुप्त किसी काम के नहीं है, एकदम बेकार, नाक कटा दिया इन्होंने। ये भाई साहब औरत का भेष बनाकर अपने मंडली के साथ, आर्मी के साथ कहां पहुंचे, गुजरात। गुजरात के राजा जब देखे औरतों की एक मंडली आ रही है, तो राजा सोचा कोई साग का राजा समझ रहा है कि भाई अरे और औरतें आ रही हैं, मजा आ गया, बल्ले बल्ले। ये जैसे इन्होंने घूंघट निकाला वैसे गला काट दिया इन्होंने शाका का। तो इतिहास में मैम एक उदाहरण है कि एक मतलब पहले से साक्ष्य रहा है कि जिन जिन ने शाखाओं को हराया है, वो अपने आप को सरनेम रखा है, क्या टाइटल क्या रखा, शाकाहारी। और शाकाहारी जो है वो विक्रमादित्य के नाम पे भी अपना टाइटल रखते हैं। तो इसलिए चंद्रगुप्त टू ने अपने सरनेम क्या लगा दिया, विक्रमादित्य टू। विक्रमादित्य लगा दिया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं उसको, है ना। और शाकाहारी भी कहा जाता है। अब वापस जब आए भाभी को लेके, तो रामगुप्त को मार डाले और भाभी से शादी कर ली। समझ में आ गया क्या हो रही, काहे हंसी, सब हंसने लगाया। अरे तो रामगुप्त नहीं केपेबल है भाई, तो कम से कम जो केपेबल है उसके साथ शादी होनी चाहिए, क्या गलती है भाई। भाभी से शादी होती है यार, लेविएरेट सिस्टम बोलते हैं इसको, है। शादी नहीं करना चाहिए था यार, भाभी रह जाती, क्या दिक्कत था। राजा बनने का बनना चाहता है तो करना पड़ेगा, कोई वो उससे लाठी मिल जाएगा ना, राइट। वो मर गया कि मार दिया गया, मारा गया है। हाँ हाँ, राजा बनने के लिए अब क्या करने के लिए आए हैं अब। अब विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक किताब है, देवी चंद्रगुप्तम। देख रहे हो, देवी के साथ चंद्रगुप्त लगा है, ये ध्रुवा देवी और ये चंद्रगुप्त, ये दोनों से ये किताब बना है, देवी चंद्र गुप्तम। विशेष जानकारी इस किताब में है, 450 पृष्ठ की ये किताब है, समय मिले तो जरूर देख पढ़िएगा। देवी चंद्रगुप्तम, इस किताब को लिखा है विशाख दत्त ने। ये वही है जिन्होंने मुद्रक्षका भी लिखा है। मुद्रक्षका कौन सा मैम, अरे धनानंद को जो हटा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। ये दोनों के दोनों किसका है, विशाख दत्त का। बात बुझे। देखो बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, नाजुक है, थोड़ा दिल के करीब है। हाँ, वो बोलते हैं कि तुमने मेरा परिवार का नाम खराब कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम सही जा रहे हैं आप, कहानी तो वही है।
नहीं, बाण भट्ट जो है वो है आपके, वो आगे की कहानी है। बाण भट्ट, बाण भट्ट हर्षवर्धन में है सर। ये क्लियर है सर, ये चीज कहानी दर्द वाली कहानी है। तो इसको अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो इस पर एक पिक्चर बननी चाहिए, है नहीं अभी तक, देवी चंद्रगुप्तम पे ना। तब बड़का भैया छोटे भाई को छोड़ के निकल लेगा, कहे तू जा, देवी चंद्रगुप्तम से इंस्पायर्ड है सब कोई। समझा बात हो कि नहीं? अब जरा कहानी क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ साका विक्ट्री द सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग। अब देखिए, चंद्रगुप्त टू जो थे, जब साका को हरा दिया तो शादी कर ली अपने भाभी से, देवी चंद्रगुप्तम में कहानी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जब साका को हराएं, थोड़ा नाम भोकाल टाइट होना चाहिए कि नहीं, तो सिल्वर कॉइन इश्यू किया है साका के नाम पर, साकारी सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन का वजन रखा 33 ग्राम। समझे बात हो कि नहीं? तो गुप्ता के समय में ज्यादातर समय गोल्ड कॉइन हुआ करता था। इन्होंने क्या किया था, ये वो पहले शासक थे गुप्ता में जिन्होंने सिल्वर कॉइन की स्थापना करी थी। समझ में आ गया? अब कोई मुझे बता देगा कि सिल्वर कॉइन का नाम क्या होता था, तो माई स्क्रीन होगा रुपया, और गोल्ड का दिनार। रुपया क्या था मैडम? रुपया। हाँ, वो तो बहुत बात की बात है, क्लियर है ये चीज। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है सर? सही है, ठीक है यार। ये 33 ग्राम का यार सिल्वर कॉइन अच्छा खासा वजन है यार। 33 ग्राम समझ लो तुम, काफी भारी हुआ, मतलब है, सोना चांदी है इसके पास भी। चलो बहुत बढ़िया, समझा बच्चा बच्चा पार्टी? समझे जी, कहानी समझे? हाँ, किसमें चल गया? इसलिए चला गया, ब्रिटेन चला गया। ठीक, सही बोल रहा है यार। अब इसके बाद सोना चांदी नहीं दिखाई देगा, किसके टाइम में? हर्षवर्धन के समय में। क्यों, कारण क्या है? हाँ हाँ, बच्चा हड़प्पा नहीं यार, क्या पूरा पढ़ के तुम एकदम सत्यानाश कर दिया तुम। चलो भाई, ये सवाल का उत्तर बताओ, 24वें नंबर का, भी अभी जस्ट समझाया था। हिंदी में पढ़िएगा आप लोग, इंग्लिश में पढ़िए, देखिए क्या उत्तर होगा इसका। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं। बस यार, अभी बताया था, भाजा बाग। भैया दो जगह गुप्ता की पेंटिंग मिलती है, एक पेंटिंग मिलती है अजंता में, दूसरा बाग के उसमें। समझा मैडम? अजंता में कोई 5 पेंटिंग के नाम बताए, जो बता देगा आइसक्रीम। कोई 5 महत्वपूर्ण पेंटिंग के नाम बताइए जो गुप्ता, जो अजंता में दिखता है। जो बता दिया आइसक्रीम। आप सर एनसीईआरटी बुक लेके घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। पद्म पानी, पहला तो पद्म पानी ही है, वो तो बोधिसत्व तो हो गया सर। और बताइए कुछ दूसरा पेंटिंग सर। दूसरा प्रीचिंग बुद्धा, ज्ञान देते हुए बुद्धा की पेंटिंग है। फ्लाइंग अप्सरा, उड़ती हुई अप्सरा का है। डाइंग प्रिंसेस, मरणशील रानी का है। इसके बाद महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध का। मैडम नाम सब याद करिए, कैसे चलेगा? लाइए दिखाते हैं पेंटिंग। सर बाग केव्स किधर है सर? वेयर इज दिस बाग केव्स? देखिए अभी कोई बच्चा थे, महाराष्ट्र। और किधर पड़ता है, किस रीजन में पड़ेगा सर ये?
देख के बताइए कहाँ पे बाघ, एमपी में या महाराष्ट्र में, देख के बताइए अभी। हाँ, बाघ केव्स एमपी में पड़ता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग दिखाता हूँ, मैं जब ढूंढता हूँ मुझे मिलता ही नहीं है। रुक बच्चा पार्टी में दिखाता हूँ। ये तो अजंता केव्स है, बाघ केव्स। हाँ देखिए, अप्सरा, अप्सरा की पेंटिंग जो अजंता में है। पेंटिंग ऑफ बुद्धा, यशोधरा एंड राहुल, यशोधरा उनकी वाइफ, राहुल। पद्म पानी, ये बच्चा दिख रहा है, पद्म पानी, पेज नंबर 54। अब ये इस पेंट मैं जब भी प्री देने जाता था, एक बार सारा पिक्चर देख के जाता था इसका, एक न एक सवाल जरूर होता था यार इससे, एकदम तय है। गजब की किताब है यार ये। दीजिए सर, थैंक यू। अच्छा, आगे इस 25वें नंबर सवाल को देखिए सर, ये बहुत टफ है। तमिलनाडु पीसीएस में, दैट टू करंट अफेयर्स। अब ये तमिलनाडु में पूछा गया है और करंट अफेयर का सवाल है, वो भी नहीं कि स्टैटिक है। ये है कि कोई एक्सकेवेशन हुआ है और वो क्या पाया गया है वहां पर। तो आप ना, मैं कहूंगा कि आप इसको रट लीजिए। ये भी नया हुआ है, 2019-20 के एक्सकेवेशन हैं, पुराने भी नहीं है। तो सवाल देख ले, सुन लीजिए सर। तंजावुर एक जगह है तमिलनाडु में, इसी यहीं पर आपको ये बृहदेश्वर टेम्पल वगैरह मिलता है, चोला का सीट रहा है। वहां पर रोमन पोट्री मिली है, ध्यान याद रखिएगा। किलायूर एक्सकेवेशन जो है वो सेंटर ऑफ बुद्धिज्म रहा है, वहां पे ऐसे एक्सकेवेशन हुए हैं जहां पे पता चला है कि बुद्धिज्म का सीट था, कॉमन सीट था यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका थिरुकम्पुलियार, ये कावेरी के कल्चर के बारे में बताता है। और उरियूर एक्सकेवेशन जो है वो कॉमर्स बिटवीन रोमन एंड तमिल ग्राम, पहले जो साउथ इंडिया था उनका रोमन के साथ जो था और ग्रीक्स के साथ जो था ट्रेड हुआ करता था। यवन बोलते थे उनको ये लोग, यवन प्रिय, इसीलिए लौंग को वो काली मिर्ची को कहा जाता है, जिससे कि यवन प्रिय। तो ये चार याद रख लीजिएगा सर, ये एक्सकेवेशन की करंट अफेयर है पूरी तरीके से, आप समझ में आ गया। इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था ए। रटने वाला टॉपिक है, इसको रट मार लीजिए, करंट अफेयर है। समझ में आ गया, देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट इन दिस। अभी मिला है तो मिला है, अब उसमें क्यों मिला है, कैसे मिला, ये छोड़ दीजिए। बस रोमन पपेट्री का मतलब ही होता है कि इनका कॉन्टैक्ट रोमन के साथ था, वो भी ट्रेड के थ्रू, ये याद रखिएगा। सवाल ये है कि वेयर डू वी कम अक्रॉस द माधवपुरा महाविहार, नहीं पूछेगा ये भी आपसे, उड़ीसा पीसीएस में पूछा गया क्योंकि ये उड़ीसा का लोकल है। वहीं का छोटा सा जो अपना स्टैटिक हिस्ट्री है, ये बेसिकली जो है ना उदयगिरी में पाया गया है ना। उदयगिरी में दो केव्स हैं, एक माधवपुरा का है, एक और केव पड़ता है वहां पर उदयगिरी में। हाँ, कौन सा, वो गलत लिख दिया है, उदयगिरी लिखो ना यहाँ पर यार, उदयगिरी। समझे बातों की नहीं। अगेन अगेन ये सवाल नहीं पूछा जाएगा 2023 में, पूछा कि सुबई
कचेला और जमुदा, 3 साइड्स ऑफ अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। अगर आप देखें तो उड़ीसा के एकदम साउथ वाले पार्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट है, कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, ये नक्सल इन्फेक्टेड एरियाज है, यहाँ पे बहुत नक्सलिज्म पाया जाता है। दीज साइट्स आर बेसिकली द जैन रेलिक्स। अगेन नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैं बस आपको बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या पता उठा दिया जाए सवाल वहां से, लेकिन ये नहीं पूछेगा। ये टिपिकल वाला उड़ीसा का जो नहीं लोकल हिस्ट्री होता है, रीजनल हिस्ट्री, उसका ये टॉपिक है, उसी से ये किया गया है। समझा बात को? आगे बढ़ते हैं यार, जो मतलब की चीजों वही डिस्कस किया जाए, फालतू का ये उड़ीसा का इतिहास पढ़ने से क्या फायदा यार। ये आगे भाग गया क्या? हाँ नहीं यार, हाँ यही है ना। चलो, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन ऋग्वेदा सजेस्ट द आर्यंस कनेक्शन विद अफगानिस्तान। याद हो तुमको, एक रिवर बताया था मैंने, पीडीएफ में भी था ये। नहीं, पुरुषनी कौन सा रिवर है रे? हाँ, पुरुषनी रावी है। कुभा और क्रुमु, कुभा नदी कौन सा है? काबुल रिवर है। समझे बात हो कि नहीं? तो ये जब आर्य आ रहे थे भारत में, तो ऋग्वेद में उन्होंने कुभा और क्रुमु रिवर के बारे में बताया है, ये अफगानिस्तान की नदी है। इससे भी एविडेंस मिलता है कि ये लोग वहां से आए हैं, उसके साथ इनका कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट रहा है। इसका आंसर सी है, फैक्चुअल है, और आपको पता होना चाहिए। जितनी भी पुरानी नदियां हैं, नदी तरना, पुरुषनी, अक्षनी किसको बोल रहे हैं? अश्विनी या अक्षनी? नहीं, बताओ, देख के बताओ कौन सी नदी है ये। अच्छा ये बताओ, पुरुषनी नदी इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? एक बैटल ऑफ 10 किंग हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था, याद है? भारत जीत गए थे, तो कौन सी नदी के बराबर के पास? पुरुषनी के पास हुआ था। अक्षनी कौन सी नदी है मैम? देखिए मैम, नेट वेयर इज योर मोबाइल? चेनाब है अक्षनी, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, व्यास विपास हो गया, और सुरुद्री क्या हुआ? सतलज। अच्छा ये बताइए कि विथ रेफरेंस टू द पुराणास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जो जानकारी है वो विष्णु पुराण में है, और गुप्ता गवर्नेंस के बारे में वायु पुराण में है। सर पुराणों से मत, मौर्य और गुप्त के बारे में पुराणों से हमको बहुत कुछ पता चलता है, समझ में आ गया है? और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एकदम आंख बंद करके मार दीजिए। मैंने याद करे, जब मैं पढ़ा भी रहा था तो मैंने कहा था कोई भी पुराण अगर तुमको लिख दे तो मैं एकदम आंख बंद करके मार देना। बात समझा कि नहीं? तो ये दोनों इंफॉर्मेशन सही है, ये पुराणों से आपको बहुत कुछ पता चलता है। इनफैक्ट पुराणों से आपको सतवाहन के बारे में भी मालूम चलता है। नहीं कहते विष्णु पुराण में सतवाहन में सिक्कों के बारे में बताया गया है, तो पुराणों के से हमको इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है। नहीं समझे सर? गुप्ताओं के और मौर्य वंश के बारे में आपको पुराणों से बहुत बड़ा, कोई भी इसके जगह पर कोई और पुराण दे देना, वो भी मान लीजिएगा करेक्ट करके आ जाइएगा। समझे बात होगी नहीं? कोई आपको ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि भैया ये पुराण है ही, तो उसकी इसके बाद ही हम बात करेंगे। इधर क्या रे? ये सवाल, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड श्री पर्वतीय इन पुराणा? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? क्या ये श्री पर्वतीय? देखिए इसका उत्तर मैं पहले बताता हूं, इसके बाद बात करेंगे। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट है कि इक्ष्वाकुस कौन है ना मैम? इक्ष्वाकुस, अच्छा आंध्र वाले रीजन में थे ये। जब मौर्य डिक्लाइन हुआ तो सतवाहन आए, सतवाहन के बाद वाकाताक आए, और वाकाताक के बाद इक्ष्वाकुस रहे हैं। वाकाताक याद है? चंद्रगुप्त टू की बेटी से शादी हुआ था,
वाकताक, उसके बाद जो आए हैं इक्ष्वाकुज आए हैं। इक्ष्वाकुज जो है ये बेसिकली ये कृष्ण गोदावरी आंध्रा का जो बेल्ट है वहां पे रहे हैं ये लोग, समझ में, इनको सिर्फ पर्वतीय भी कहा जाता है पुराणों में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बस ऐसे ही पता होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा पता जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल अच्छा लगा मुझे, ये बोलते हैं कि द रिलीजियस टेक्स्ट इन विच 8 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर मेंशन, मतलब 8 डिफरेंट स्टेजेस क्या समझे? पहले प्लाविंग, जो तुम हल जोतना कहते हैं, इरिगेशन, सोइंग, प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर को देना, उसकी कटाई, उसको रखना, ये सब स्टेजेस है ना एग्रीकल्चर के, चरण है ना मैम। मैम खेती कैसे करेंगे यार? पहले जोतेंगे खेत, पानी डालेंगे उसमें, उसके बाद उसमें बीज डाला जाएगा, खाद डाला जाएगा, फिर उसके बाद वो बड़ा होगा, खादों की कटाई होगी, है ना मैम, लास्ट में होगा। तो ये स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर है ना। अब एक बात बताइए कि कैसे इसका उत्तर आप करेंगे। देखो ये जो टेक्स्ट है ना, इट शुड बी रिलीजियस टेक्स्ट। मिलिंद पन्हो एक रिलीजियस टेक्स्ट है, तभी तो यार ये बुद्ध में कन्वर्ट हुआ है, पूरा का पूरा उत्तरी प्रश्न विवाद में है, मिलिंदर और मिलेंडर और नागसेन के बीच में बातचीत है। तो इसी में 8 वे ऑफ एग्रीकल्चर, 8 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात किया गया, ठीक है सर। 8 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात किया गया है मिलिंद पन्हों में, ये बात आप लिख लीजिए, ठीक। ये चीज आखिरी सवाल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सर। अच्छा, ये मिलिंद पन्नो किस क्या है? मैंने आपको बताया था क्या था, क्वेश्चन बिटवीन नागसेन एंड मिलिंद। मिलांदर कौन हुआ करता है? इंडो ग्रीक का एक किंग हुआ करता था। ये सवाल करिए यार, इसको तो तुम कर सकते हो यार। अब मैं नहीं बताऊंगा यार, अब तुम लोग बताओ इसका उत्तर। और ये आखिरी सवाल है, इसका उत्तर बताने के बाद छुट्टी। बोलिए बोलिए, जल्दी बताइए राहुल कुमार सर। डी है, क्यों सर? हरिसेन वॉज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त कोर्ट। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। सही गलत? अरे थे तभी तो उन्होंने अगला प्रयाग प्रशस्ति किया। अच्छा, ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति, यह प्रयाग प्रशस्ति के लेखक भी थे। तो पहला और तीसरा तो एकदम सही है। अब उन्होंने बोला है कि ही कंपोज द एपिक देवी चंद्रगुप्तम, उन्होंने महाकाव्य देवी चंद्रगुप्त की रचा। क्या बात करो, अभी बताया तो विशाख दत्त ने किया है, तो ये गलत हो गया। थैंक यू। कल हम लोग इसी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सवाल हैं, पता नहीं लगता, बढ़ा देंगे बाबू, नेक्स्ट वीक से कर देंगे, अभी क्लासेस चले ना। हाँ? यार कोई बोल रहा है इवनिंग में करो, कोई बोल रहा है मॉर्निंग में करो, बड़ा टेंशन है। 90% मेजॉरिटी है सर। अच्छा ठीक है, एक काम कर लेंगे ना, कितने लोग मॉर्निंग के पक्ष में हैं? अभी तो कोई अरे मैडम, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने लोग इवनिंग के पक्ष में? 1 मिनट 1 मिनट, 1 2 3 4 5, अरे 8 और 5 तो होता है 13, और क्लास में बच्चे हैं ज्यादा, 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच्चा है, एक राहुल मिला के 15 है। अरे रुक 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 रुक, देखो सौरभ वही यहाँ पे भी चेप दिया। Sir, I and 2 3 people are working. We purchased the batch only because the timing. The evening shift is favorable. I request you to please do not change the shift to morning. Change in timing is okay, but changing the shift is not possible for us. Sir, evening में ही। हाँ भैया सौरभ राज जी, अपना भरास भी निकाल ही लो तुम। हाँ बच्चा बोलो। नहीं बोल पा रहा है।
हाँ भाई, एक और पक्ष में आ गया, 8-6 का फैसला है। सर 3 और तीन लड़कियां ना सर, 2 लड़कियां अभी नहीं है, अभी चली गई वो। सोनल सिंह और एक दो है ना साथ में जो तीनों रहती है, वो तो गई सर 11। ये अभी ना पैरिटी नहीं हुआ है, अभी जब बीच क्लास में इसका मत होगा। अगर बराबर बराबर होगा तो कास्टिंग वोट मैं दूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। अभी तो फिलहाल भी मेजोरिटी में रही है, उसके बाद फिर 3 रहेगी तो 11 हो जाएगा, तो मेजोरिटी में रहेगी। ये पीछे जो 2 आई हुई है वो, अच्छा 9 से सर आप अच्छा देखते हैं। थैंक यू।